सुदर्शन न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज 13 तारीख को गुजरात चुनाव के पहले मतदान के दिन क्या हुआ, एक नजर, और उसके बाद हमारी चर्चा। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सत्ता बदलेगी या वर्ष 2001 से राज्य के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान मोदी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे? इसका फैसला तो 20 दिसंबर को मतगणना के बाद ही होगा। फिलहाल सवाल ये है कि गुजरात के इन चुनावों ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। चुनाव गुजरात में हो रहे हैं, लेकिन धड़कनें दिल्ली में महसूस की जा रही हैं। मोदी समर्थक भी इसे मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव बता चुके हैं। गुजरात के चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में पीएम पद की निर्णायक लड़ाई मानी जा रही है। अगर मोदी 117 सीटों से ज्यादा जीतने में कामयाब रहे तो उनका कद बहुत बढ़ जाएगा और ऐसे में पीएम पद के वो स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे। संघ को भी उन पर दांव लगाने में आसानी होगी और मोदी विरोधी कमजोर पड़ेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद मोदी की सीटें 100 के आसपास सिमटती हैं तो मोदी विरोधी नए सिरे से सक्रिय हो जाएंगे। कहा जाएगा कि मोदी का जादू गुजरात में ही सिमट रहा है, तो ऐसे में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना सियासी हार जैसा होगा। संघ भी हिचकेगा और एनडीए में शामिल जेडीयू जैसे साथी दलों की राय को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। मोदी की सीटें कम हुई तो कांग्रेस राहत की सांस ले सकेगी। कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना नहीं चाहती, लेकिन अगर मोदी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हैं और पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो 2014 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अरुण शिवहरे की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारी ये रिपोर्ट तो एक्चुअली क्योंकि एक बैलेंस रिपोर्ट है कि मतलब अगर ये होता है तो क्या होगा, अगर ये होता है तो क्या होगा। लेकिन 2002 के चुनाव के बारे में मैं एक प्रोग्राम किया करता था खुला मंच सब टीवी के ऊपर, तो उसके चेयरमैन का मेरे पास फोन आया कि मनोज जी नतीजा आने वाला है कल, तो क्या होगा। तो मैंने कहा जी 120 और 130 के बीच में सीटें आएंगी। तो उनका पक्का, मैंने कहा पक्का। बोले तो लेकिन फला एंकर तो कह रहे हैं कि 100 सीट से कम आएगी। तो मैंने कहा जी वो जाने। बोले फला एंकर कह रहे हैं कि 90 सीट भी नहीं आएगी। तो अगर 90 सीट भी नहीं आई तो क्या होगा। तो मैंने कहा जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं जो आएगा सो आएगा। तो हमने तो पहले ही नतीजा आने से पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी स्वीप करने जा रहे हैं और 120 से 130 सीट के बीच में पाएंगे, 127 पाए। तो ये जो अभी आपने देखा, हमारी जो स्टोरी आपने देखी, उसमें हमने, क्योंकि एक पत्रकार का एक रोल होता है कि बैलेंस करके चलता है कि अगर 100 से कम आई तो क्या होगा और मतलब 130 से ज्यादा आई तो क्या होगा। लेकिन इस पैकेज के बावजूद मैं आपसे कहता हूं कि जो कुछ हमने आपसे कहा उस पर उसको मत सुनिए। अभी जो आपने सुना उसको मत सुनिए। नरेंद्र मोदी स्वीप करेंगे, बिल्कुल, मैं कोई डाउट नहीं है इसकी बात में। अब सवाल यह है कि हाँ, जो इसमें आखिरी बात जो कही गई स्टोरी के अंदर वो ये है कि अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। विजय बंसल जी, नरेंद्र मोदी जी अगर 170 से ज्यादा सीटें लेके आते हैं तो नो डाउट कि वो उनका कद और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम अभी बैठ के नहीं, उनका कद तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जिनको जलन के मारे जिनका बुरा हाल हो जाएगा उनका क्या होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि लेकिन भाजपा के दिल्ली की राजनीति में क्या होने वाला है उसको तय करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्तर पे बैठा हूँ कि दिल्ली की राजनीति को हम यहाँ पे तय करें। और उसको तय करने के लिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठा हुआ है, आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं, और शीर्ष नेतृत्व है वो उसको तय करने वाले हैं। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सब बैठ के तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन प्रोजेक्टेड होगा। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर 150 से अधिक सीटों से जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी हरीश भारद्वाज जी, देखिए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, मतलब प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी की जो कि हमारे सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी देश की, जिस दिन उनकी हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को और राजीव गांधी शाम को प्रधानमंत्री बन गए, तो वो तो बना दिए गए। ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बना दिया, प्रणब मुखर्जी का दावा खारिज करते हुए जैल सिंह ने उनको बना दिया। लेकिन उसके बाद चुनाव में राजीव गांधी जीते और राजीव गांधी की वो इमेज थी, वो उनका करिश्मा था जिसकी वजह से राजीव गांधी जो सीटें पाए। जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी थे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 400 सीटें पार कर जाएंगे, और राजीव गांधी 400 सीटें पार कर गए 545 में। तो ये देखिए एक करिश्माई नेतृत्व होता है राजीव गांधी के चेहरे पे वो बात। और राजीव गांधी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मतलब उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए, कंप्यूटर लेके आए, कम्युनिकेशंस का, मतलब इतने सारे उन्होंने मिशन शुरू किए और उसका फायदा हम आज उठा रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि तब उन्होंने जो किया था उनका विजन था।
आज आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास वैसा नेता नहीं, मतलब कहाँ इंदिरा गांधी की बात थी और आज आप वैसा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मनोज भाई, पहले तो मैं इस बात से आपका व्यक्तिगत राय हो सकती है कि पत्रकार होने के नाते लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है कि वहां पर क्लीन स्वीप हो रहा है, वहां पर बहुत अधिक वोटों से भाजपा जीत रही है, लेकिन हमारा ये बिल्कुल कदापि मत नहीं है। और जहां तक और लोगों का भी होगा, मेरी बात से वो सहमत हैं या नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक इंदिरा गांधी और आप मोदी की तुलना करना चाहते हैं तो यह भी एक बहुत ही अनर्थक बात हो जाएगी अगर मैं ऐसे व्यक्तित्व से ऐसे व्यक्ति की तुलना करूंगा जिसने इस देश को शर्मनाक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और जहां तक गुजरात के विकास की बात है, आदरणीय बंसल जी भी कह रहे थे, मैं आपको यह ज्ञान दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट राज्य का हिस्सा हुआ करता था गुजरात। 1960 में गुजरात एक अलग राज्य बनना, 1960 से लेकर 1980 तक 10% या उससे अधिक जीडीपी की हमेशा गुजरात के अंदर ग्रोथ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1976 से लेकर 78 तक इसकी जीडीपी ग्रोथ 26.5% थी। ये कोई नरेंद्र मोदी की देन नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने वहां का ढांचा विकसित किया था। नहीं, हरीश भारद्वाज जी, इसमें यह कहिए कि गुजरात के जो लोग हैं वो इतने एंटरप्राइजिंग हैं। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। अगर सूरत के अंदर डायमंड के अंदर अगर हम विश्व के अंदर नंबर 1 स्थिति पर हैं, वहां पर डायमंड का बहुत बड़ा कारोबार है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से नहीं है। अगर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार वापी के अंदर है, वो तो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। अगर जामनगर के अंदर रिफाइनरी है तो वो मोदी की वजह से नहीं है। अगर बड़ौदा के अंदर कल कारखाने और इंजन बनाने के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं तो वो मोदी की वजह से नहीं है। लेकिन टाटा अपनी फैक्ट्री पश्चिम बंगाल से में न बना पाके या ना बना के गुजरात को चुने, या वो 2 लड़कियां जिनको महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया, बाद में पुलिस वालों पे कार्रवाई तो पता लगा कि इसमें तो गलती हुई है, वो अपनी जगह गुजरात चुने कि यहां हम सुरक्षित हैं, तो ये एक चीज और दिखाता है कि नहीं, उनके घर वाले गुजरात में रहा करते थे, इसलिए उनके रिश्तेदार थे वो गुजरात चले आए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की थी, नादानी में की थी, उसके खिलाफ केंद्र सरकार कानून में भी अमेंडमेंट करने जा रही है। और हमारे सभी लोगों ने चैनलों पर इसकी बहुत तीव्र भर्त्सना की थी। हमारे मुख्यमंत्री ने उसकी स्पष्ट जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बातें उठाना, ये ऐसी बातें उठाना मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए एक अपनी मार्केटिंग कर रही है कि हम लोग जीतने वाले हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आज आप देखिए गुजरात के अंदर 23% से ज्यादा बच्चे आज पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, 5वीं क्लास से पहले अपना स्कूल छोड़ देते हैं। आज कहीं ना कहीं 46% से ज्यादा महिलाएं आज वहां पर उनको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं, जो महिलाओं को प्रजनन की सुविधाएं होती हैं, वो गुजरात के अंदर नहीं हो रही। आज गुजरात के अंदर 3 दिन के अंदर एक 4 से 6 घंटे 2 से 3 घंटे केवल पानी मिल पा रहा है। ये गुजरात वालों से पूछिए। गुजरात का विकास, अगर कहीं गांधी जी का जो कथन था, अगर अंतिम व्यक्ति तक उस व्यक्ति का विकास नहीं पहुंच रहा तो विकास सच्चे मायने में विकास नहीं है। वो केवल औद्योगिकरण का दिखावा दिखा करके जिस प्रकार से वे लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, वो आम जनता के हित का नहीं है। हां, हो सकता है कि अन्य देशों से, अन्य राज्यों से लोग वहां पर नौकरी करने आए हो, पर कैपिटा इनकम वहां की बढ़ गई, लेकिन गुजरात के निवासियों का वहां पर कदापि विकास नहीं हुआ। देश के अंदर सबसे ज्यादा जो निवेश, जो विदेशी निवेश या देश के जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का निवेश, उसके अंदर आज गुजरात नंबर 1 पर है। ये सब केंद्र की जो आंकड़े हैं उसके आधार पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, खाली जबानी जमा खर्च नहीं है। कुपोषित बच्चे भी गुजरात के अंदर हैं। मैं बता रहा हूँ ना जी। आप और 24 घंटे सबसे ज्यादा 24 घंटे जहां बिजली आती है वो गुजरात है। जहां इंजीनियरिंग का स्टूडेंट दिल्ली के अंदर और स्टेटों के अंदर, दिल्ली तो खैर बहुत महंगा है, और स्टेटों के अंदर जब 45 से 55 हजार रुपया फीस देता है महीना का, वहां 1500 रुपए फीस में वो इंजीनियरिंग करता है जी। ये गुजरात है। गुजरात के अंदर जल के अंदर जो नर्मदा का जो पानी है वो नर्मदा कैनाल के द्वारा गुजरात के गांव-गांव में पहुंच रहा है। वो गुजरात है, वो आज तक पहुंच रहा है। आप अगर कच्छ की और कुछ जगहों की आप स्थिति की बात कर रहे हो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे भी होगा। अभी 10 वर्ष का समय मिला है मोदी जी को, अभी आगे जब 5 वर्ष का और समय मिलेगा उसके अंदर और ज्यादा कार्य करेंगे। तो ये सब जो वाइब्रेट, जो गुजरात का जो एक मोदी जी ने जो नींव रखी है उसको आगे ले जाकर आज वो करिश्माई नेता है, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी लोग कहते हैं भय का बहुत